तो नेक्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। सिंपल सा बात ये याद रखिएगा कि जब एक से ज़्यादा कैपेसिटर जो है, ठीक है, दो या दो से अधिक कैपेसिटर्स वो आपस में कनेक्टेड हो, तो इस तरह के जो हॉल अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि टू और मोर देन रेजिस्टर्स, सॉरी, टू और मोर देन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड। दो या दो से अधिक कैपेसिटर जो है कनेक्टेड रहेंगे तो उसको हम लोग नाम देंगे कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है। जैसे सिंपल सा बात याद रखिए कि ऐसे एक कैपेसिटर ए हो गया, एक कैपेसिटर ए हो गया, एक कैपेसिटर ए हो गया, एक कनेक्टेड है आपस में, तो इसको हम लोग नाम देंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। या ऐसे बोल सकते हैं कि लेट्स एक कैपेसिटर ए है, फिर एक कैपेसिटर ए है, फिर एक कैपेसिटर ए है, ये आपस में क्या है, सारे कैपेसिटर्स कंबाइन है, तो इनको हम बोल सकते हैं कि ये सारे क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है। सबसे पहले इस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के अंदर जो है हमको ये जानना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है। जैसे पिछला चैप्टर में जो है आपको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाए थे, तो उसमें आपको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ाए थे। तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है एक ऐसा सिंगल रेजिस्टेंस होता है जिसके अंदर सेम करंट जो है वो बैटरी से फ्लो होता है, सेम करंट उस रेजिस्टेंस के अंदर, जो सेम करंट जो है बैटरी से जो एक इकलौता रेजिस्टेंस के अंदर जो फ्लो होता है वो सेम होता है जो बहुत सारे रेजिस्टेंस जो होते हैं उसके अंदर। यह हम ऐसे बताए थे कि एक रेजिस्टेंस के अंदर जो एनर्जी में डिसिपिटेशन होता है या हीट में डिसिपिटेट होता है एक रेजिस्टेंस के अंदर, वो सेम होता है सारे रेजिस्टेंस के अंदर मिला के। ये हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं। तो उसी तरह इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या होगा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के अंदर मतलब एक ऐसा कैपेसिटर होगा, एक ऐसा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस जो है उस सभी कैपेसिटर के मिलाकर जो है इकलौता इसके पास होगा, तो उसको हम लोग नाम देंगे कि वो कैसा कैपेसिटेंस है, एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। समझ में आया। जैसे बहुत सारे कैपेसिटर्स है, जैसे मान लेते हैं कि ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, लेट्स ऐसे एक कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ है, एक कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ है, एक कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ है, एक कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ है। तो इन सारे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हैं, इसको अगर हम हटा के इकलौता अगर हम कैपेसिटर से रिप्लेस करें, ऐसे इकलौता कैपेसिटर से रिप्लेस करें, तो इसके अंदर जो अगर इस कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी का जो स्टोर है या एनर्जी स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी है वो सेम है इन सभी कैपेसिटर के मिलाकर कलेक्टिवली, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो कैपेसिटर है वो कैसा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर है। और इसकी जो कैपेसिटेंस होगी उसको हम लोग डिनोट करेंगे CEQ से, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से। या और भी बहुत सारा कैपेसिटर हो सकता है, जैसे ऐसे लगा हुआ है कैपेसिटर, ऐसे लगा हुआ है। तो इन सभी कैपेसिटर को हटाकर हम क्या करेंगे, एक सिंगल इकलौता कैपेसिटर से रिप्लेस करेंगे, और इस कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज स्टोर करने की जो क्षमता होगी, एनर्जी स्टोर करने की जो क्षमता होगी इस कैपेसिटर के अंदर, ठीक है, वो एग्जैक्टली सेम होगा इन सभी कैपेसिटर के अंदर मिलाकर, या इन सभी कैपेसिटर के अंदर चार्ज को मिलाकर। तो उसको हम लोग नाम देंगे कि वो कैसा कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होता है क्या होता है, इट इज़ कैपेसिटेंस ऑफ ए सिंगल कैपेसिटर
It is capacitance of a single capacitor which is replaced in place of two or more than capacitors। ठीक है, जिसको क्या किया जाता है, दो या दो से अधिक कैपेसिटर की जगह को हटा के एक इकलौता कैपेसिटर से रिप्लेस किया जाता है, उसकी कैपेसिटेंस होती है हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इन इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स के अंदर होता क्या है, इन इक्विवेलेंट कैपेसिटर हैज स्टोर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज as that by all the capacitors collectively। ठीक है, collectively सभी कैपेसिटर के अंदर जो चार्जेज होते हैं, सभी कैपेसिटर के अंदर उन सभी कैपेसिटर को मिलाकर जो है इकलौता चार्ज होता है। ठीक है, वो इकलौता कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज होता है वही हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर होता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसे लिख लीजिए यहाँ पर कि इन इक्विवेलेंट कैपेसिटर हैज सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी stored as that by all the capacitors collectively। ठीक है, collectively सभी कैपेसिटर को मिलाकर जो है अगर एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करें तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर करने की क्षमता होगा, चार्ज स्टोर करने की जो क्षमता होगा, कैपेबिलिटी होगा, एज दैट सेम बाय ऑल द कैपेसिटर्स कैपेबिलिटी कोलेक्टिवली। सभी कैपेसिटर को मिलाकर जो है वो सिंगल कैपेसिटर से ही रिप्लेस कर दीजिए, इसमें ही आपका आसानी से सवाल बन जाएगा। ठीक है, और सेम होगा, क्लियर हो गया। चलिए, तो ये था हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटर। अब बात करते हैं कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स होता है उसके जगह पे एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करते हैं और उस कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है, चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है, या जो कैपेसिटेंस होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है सभी कैपेसिटर के अंदर मिलाकर। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि कॉम्बिनेशन ऑफ जो कैपेसिटर्स है कितने तरह के होते हैं। तो सिंपल सा बात है, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो बिल्कुल इसके बारे में दो तरह के होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक क्या होगा हमारा, ऑफ कोर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। एक होगा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होगा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हेड लगाइए, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है कि सारे जो कैपेसिटर्स लगे होते हैं वो इंड टू इंड जुड़े होते हैं। ऑल द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इंड टू इंड। सारे कैपेसिटर जो होते हैं वो इंड टू इंड जुड़े होते हैं। ठीक है ना, इंड टू इंड जुड़े होते हैं। और सभी कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज होगा प्लेट पे वो सेम होगा। लिखेंगे ऑल कैपेसिटर्स हैविंग सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट्स। ठीक है, हर एक प्लेट पे जो है कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो क्या हो रहेगा, सेम होगा, इक्वल अपोजिट होगा। एक पे प्लस होगा तो एक पे माइनस होगा, एक पे प्लस होगा एक पे माइनस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर बिल्कुल डिफरेंट होगा। इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर्स विल हैव डिफरेंट। समझ में आया?
सभी कैपेसिटर के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा हमारा, डिफरेंट होगा। कैसे रहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इस तरह से कैपेसिटर लगे रहेंगे, इस तरह के, ऐसे ऐसे लगे रहेंगे इन टू इन। इस तरह से रजिस्टर भी लगे रहते थे, आप देखे थे कि इस तरह से रजिस्टर लगा रहता था, एक रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर, समझ में आया ना, इस तरह से। तो उसी तरह कैपेसिटर भी लगे रहेंगे। देखिएगा बढ़िया समझिए, इस वाले प्लेट पे जो चार्ज होगा, इस वाले प्लेट पे वो होगा प्लस क्यू, तो इस वाले प्लेट पे चार्ज होगा माइनस क्यू। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अच्छा से बताते हैं, बढ़िया से समझिएगा। पहले शुरुआत में ये जो कैपेसिटर है उसको हम एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे। पहले कैपेसिटर चार्ज होगा, ये हमारा स्विच है, ये हमारा बैटरी है, ठीक है, और ये हमारा बैटरी है, समझिएगा ऐसे। t इक्वल टू 0 पे हम स्विच को ऑन करते हैं। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो बैटरी का EMF E है, कैपेसिटर पे लगातार करंट यहाँ से फ्लो होगा, करंट ऐसे, करंट t इक्वल टू 0 पे करंट का वैल्यू I होगा, करंट का वैल्यू I होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ऑफ कोर्स करंट का वैल्यू घटेगा, और करंट घटते और जैसे जैसे करंट घटेगा, करंट के थ्रू चार्ज आएगा dq। जब करंट के थ्रू चार्ज आएगा dq तो इस पे चार्ज बढ़ेगा, तो इस पे चार्ज घटेगा, इधर से चार्ज निकलेगा, इधर से चार्ज जब dq निकलेगा यहाँ पर तो इस पे आएगा माइनस, इस पे सॉरी प्लस आएगा, और इससे फिर dq चार्ज निकलेगा तो इस पे आएगा माइनस, फिर इससे dq चार्ज निकलेगा, फिर इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस। लगातार जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा करंट का वैल्यू लगातार घटते जाएगा। लेकिन जब तक सर्किट के अंदर करंट रहेगा तब तक कैपेसिटर चार्ज होते जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर पे चार्ज लगातार बढ़ते जाएगा, और कैपेसिटर पे चार्ज लगातार बढ़ते जाएगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज लगातार बढ़ते जाएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज लगातार बढ़ते जाएगा, और प्लस चार्ज बढ़ते माइनस चार्ज बढ़ते एक ऐसा समय आएगा जब सर्किट के अंदर करंट 0 हो जाएगा। और सर्किट के अंदर 0 हो जाएगा करंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, सॉरी बोल रहे हैं, कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर के हर एक कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा, साथ ही साथ करंट सर्किट के अंदर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कैपेसिटर के जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा वो ऑफकोर्स बैटरी के EMF के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो कुछ समय के बाद t टेंडिंग टू इन्फिनिटी के बाद क्या होगा सिचुएशन कि कैपेसिटर हमारा ए वाला ऐसे हो जाएगा, ऐसे 3 ठो सीरीज में लगा हुआ है ऐसे, ये वाला हमारा बैटरी है, और इस तरह से कैपेसिटर जो है बिल्कुल चार्ज हो गया, बिल्कुल पूरी तरह चार्ज हो गया। इस पे प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू। ठीक है, आप लोग बोलिएगा कि सर कैपेसिटर तो इनिशियली अनचार्ज था, t इक्वल टू 0 पे इनिशियली ऑल कैपेसिटर्स आर अनचार्ज्ड। शुरुआत में तो कोई कैपेसिटर पे चार्ज नहीं था, मतलब इस पे भी 0 था, 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 इस पे भी 0 था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया वैसे वैसे करंट के थ्रू जो है चार्जेज आकर इन प्लेट्स पे जमा होना शुरू हुए, जैसे जैसे जो है कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू बढ़ती गई। लेकिन एक बात बताइए कि चार्ज की वैल्यू बढ़ने से लगातार कैपेसिटर चार्ज होने लगा, कैपेसिटर जो है चार्ज की वैल्यू बढ़ने से चार्ज होने लगा, और चार्ज होते होते जो है ये पूरा बिल्कुल प्लेट जो है पूरी तरह इस पर प्लस क्यू चार्ज आ गया, माइनस क्यू चार्ज आ गया। कैपेसिटर्स आर फुली चार्ज्ड, ऑल कैपेसिटर्स आर फुली चार्ज, सारे के सारे कैपेसिटर क्या हो गए, पूरी तरह चार्ज हो गए। अब ध्यान से देखिए कि पहले भी इन प्लेट पे चार्ज जो है, ये दोनों प्लेट वो आपस में कनेक्टेड थे, और इन प्लेट पे दोनों प्लेट पे चार्ज कितना था शुरुआत में, 0। इन प्लेट पे शुरुआत में भी चार्ज कितना था, इन प्लेट पे 0 था, और फाइनल चार्ज भी देखिए इन प्लेट्स पे, फाइनल चार्ज भी अभी भी कितना है, 0 है। देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू कितना है, 0, माइनस क्यू प्लस क्यू कितना है, 0। फाइनल चार्ज भी इन प्लेट्स पे कितना है, 0 रहना भी चाहिए, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन तो यहाँ पे वैलिड है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि चार्ज कंजर्वेशन यहाँ से कोई नया चार्ज बीच में थ्रू इंटर कर गया या बीच से चार्ज निकल गया। जितना चार्ज यहाँ पर आया है उतना ही चार्ज यहाँ से निकला है, DQ चार्ज, ठीक है, और इस पर चार्ज आया है। फिर जितना चार्ज इस पर आया है उतना ही चार्ज यहाँ से निकला है, जितना चार्ज यहाँ से आया चार्ज निकला है, फिर से चार्ज Q जो है बैटरी के पास पहुँच गया। तो जितना बैटरी जो है चार्ज दिया है, बैटरी जो जितना चार्ज दिया है उतना बैटरी के पास तो पहुँच गया है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब कि
कि बैटरी जो है, बैटरी वो जो चार्ज प्रोवाइड कर रहा है सारे कैपेसिटर्स को, वो क्या कर रहा है, सारे कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है, जितना दे रहा है उतना निकाल दे रहा है। तो जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है कैपेसिटर पे। ओवरऑल अगर टोटल चार्ज देखा जाए पूरा सिस्टम पे तो अभी भी कितना है, 0 ही है। ठीक है ना। चलिए, तो ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, और आपको पता चले गया होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल अलग अलग होगा। बात कैसे, तो देखिए यहाँ का पोटेंशियल अगर मान लीजिए कि ई है, बैटरी का EMF ई है, यहाँ का ई, यहाँ का ई, यहाँ का 0, यहाँ का 0, तो यहाँ पे जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, फिर और पोटेंशियल यहाँ पे घटेगा Q/C1, यहाँ पर और घटेगा -Q/C2, यहाँ पर और घटेगा -Q/C3, तो यहाँ -Q/C3, और जैसे जैसे कैपेसिटर की तरफ जा रहे हैं पोटेंशियल घटते गया, और यहाँ का पोटेंशियल 0 हो गया। तो पोटेंशियल जो है हर कोई को जो है, हर कैपेसिटर को सेम नहीं मिला है, बल्कि अलग अलग है। ठीक है, बल्कि इसको ज़्यादा मिला, इसको कम मिला, इसको और कम मिला। ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा C1, C2, C3 पे कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हर कैपेसिटर के अक्रॉस सेम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इसको जो है अगर हम हटाकर, तीनों कैपेसिटर को हटाकर अगर एक इकलौता कैपेसिटर से रिप्लेस करें तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, क्या होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए तो हेडी लगाइए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो है हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखने वाले हैं कितना होता है। चलिए सब बताएंगे, आराम से समझिएगा। जैसे बहुत सारे कैपेसिटर जो है ऐसे सीरीज में लगे हुए हैं, लेट्स ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर, एक कैपेसिटर, फिर दूसरा कैपेसिटर, फिर तीसरा कैपेसिटर, फिर चौथा कैपेसिटर, करते ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं। सबका कैपेसिटेंस C1, C2, C3, C4, Cn ऐसे लगे हुए हैं। और वो जो है एक बैटरी से कनेक्टेड है, लेट्स बैटरी का EMF E है। ठीक है, बढ़िया है। T=0 पे हम स्विच को ऑन करेंगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ऑफकोर्स कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ते जाएगा, कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ते T=∞ पे कैपेसिटर पूरी तरह क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर बिल्कुल पूरी तरह चार्ज हो जाएगा तो इस पे आएगा +Q, तो इस पे आएगा -Q। जितना +Q चार्ज बैटरी के थ्रू आएगा इस प्लेट पे, उससे निकलेगा तो इस पे -Q, फिर -Q, इससे Q चार्ज आएगा इस प्लेट पे आएगा तो इस पे +Q, इस पे -Q, 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 और ऐसे करते इस पे +Q, इस पे -Q। तो आपको दिख रहा होगा कि हर प्लेट पे जो चार्ज है वो क्या है, सेम है। ठीक है ना, हर प्लेट मैंने हर कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज जो है सेम है। तो ध्यान से देखिए कि अगर हम बात करते हैं टोटल चार्ज पे कैपेसिटर पे तो 0 है, क्योंकि -Q और +Q कितना है, कैपेसिटर पे चार्ज 0 होना भी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में सारा का सारा कैपेसिटर अनचार्ज रहेगा, फाइनल भी कितना रहेगा, टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। तो इक्वल अपोजिट चार्जेज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे चार्ज कंजर्वेशन से। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर इस लूप के अंदर, इस क्लोज लूप के अंदर जो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करते हैं इसे। तो अगर हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएं यहाँ पर, तो लोअर एंड से हायर एंड की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, EMF E के बराबर बढ़ेगा। फिर हम इधर से इधर जा रहे हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं, तो हम बताए थे कि कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा घटाना है। कितना घटाना है, माइनस इस प्लेट पे चार्ज, आपको जिस प्लेट शुरुआत में मिले उस प्लेट पे चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस कितना होगा, C1, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है ΔV = Q/C। ठीक है, तो Q/C1। फिर यहाँ पर भी हम इसके थ्रू जा रहे हैं तो पोटेंशियल घटेगा -Q/C2, फिर इसके थ्रू भी पोटेंशियल घटेगा, कितना होगा, -Q/C3, और ऐसे करते लास्ट में कितना लिखेंगे, -Q/Cn। ठीक है, और भी कोई अप्लायंस नहीं है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का सम कितना आएगा, 0 आएगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ के थ्रू। तो यहाँ से E = आ जाएगा, उधर जाएगा सब कोई, तो Q × 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 और प्लस करते 1/Cn, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, इसको इक्वेशन आप मान लीजिए फर्स्ट। अब हम आपको क्या बोले थे,
हमें ये बताए थे कि इन सभी कैपेसिटर के जगह पर एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस किया जाएगा। एक सिंगल कैपेसिटर से इस सभी कैपेसिटर के जगह पे एक सिंगल इकलौता कैपेसिटर से रिप्लेस किया जाएगा, और उस कैपेसिटर का वैल्यू होगा, उसका नाम हम लोग पढ़े थे इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ऐसे इकलौता कैपेसिटर से रिप्लेस किया गया, और उन सभी कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा इस कैपेसिटर के अंदर चार्ज के बराबर के। ठीक है, और साथ ही साथ जो इस कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगा एग्जैक्टली सेम होगा इन सारे कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगा उसके जोड़ के बराबर के। ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं सी इक्विवेलेंट, मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और इसको बैटरी से कनेक्ट वही किया गया सेम बैटरी से। इसका ईएमएफ कितना है, ई, इसका ईएमएफ ई है। अभी टी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे ही कहानी है, टी इक्वल टू 0 पर स्विच ऑन किए थे। ठीक है ना, ऐसे बैटरी का ईएमएफ ई दिया हुआ है, इस पे प्लस क्यू चार्ज और इस पे माइनस क्यू चार्ज। तो बैटरी अगर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखें तो यहाँ का पोटेंशियल कितना है, आप लोग बोलिएगा यहाँ का पोटेंशियल है सर 0, सॉरी पोटेंशियल है ई, यहाँ का 0 मान लीजिए, यहाँ का भाई ई होगा, यहाँ पर का भी 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आ गया मेरे पास कैपेसिटर के अक्रॉस, कितना आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया डेल्टा भी बराबर क्यू बाई सी इक्विवेलेंट। ठीक है, क्यू बाई सी इक्विवेलेंट। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है, ईएमएफ के बराबर है, ई के बराबर ई बाई सी इक्विवेलेंट। ठीक है, ये आ गया। अब ये जो ई का वैल्यू है यहाँ पर आप क्यू बाई सी इक्विवेलेंट रख लीजिए, तो आप वहाँ पे जैसे ही आप ई बाई सी इक्विवेलेंट रखिएगा तो आएगा आपका ई बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू ई इंटू 1 बाई सी 1 प्लस 1 बाई सी 2 प्लस 1 बाई सी 3 और प्लस करते करते 1 बाई सी एन। ईएमएफ से ईएमएफ कट जाएगा और हमारे पास 1 बाई सी इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा 1 बाई सी 1 प्लस 1 बाई सी 2 प्लस 1 बाई सी 3 और प्लस करते 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 1 बाई सी एन। ये आ गया आपके पास फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर एन कैपेसिटर जो है अगर ऐसे और सीरीज में लगे हुए हैं तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा वो कितना होगा, 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई सी 1 प्लस 1 बाई सी 2 प्लस 1 बाई सी 3 प्लस करते करते 1 बाई सी एन, या इसको 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन सी आई भी लिख सकते हैं, जहाँ आई इक्वल टू 1 2। ठीक है, ऐसे ये आ गया मेरे पास। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर आपको पता चला होगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्यू का जो वैल्यू है उस सी इंटू सी इक्विवेलेंट इंटू कितना है, ईएमएफ ई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट, अब इसको आपको रिमेंबर कर लेना है। या यहाँ से ईएमएफ इक्वल टू क्यू बाई कितना आ गया, सी इक्विवेलेंट। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट तो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही पढ़ाते आ रहे हैं। आप पढ़े होंगे कि डेल्टा भी बराबर होता था वहाँ पे, डेल्टा भी बराबर इन करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होंगे आप कि डेल्टा भी बराबर होता था आई बाई आर इक्विवेलेंट। याद कीजिए, डेल्टा भी बराबर आई बाई आर इक्विवेलेंट। यहाँ पर भी वही है, डेल्टा भी बराबर क्यू बाई सी इक्विवेलेंट है, यहाँ पर आर इक्विवेलेंट, यहाँ पर सी इक्विवेलेंट, और यहाँ पे करंट के जगह पे क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो इसलिए इंपॉर्टेंट है फार्मूला, ये तीनों फार्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आपको पता चली गया होगा कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा। हम कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर लिखना चाहते हैं तो कितना होगा, तो V1 बराबर हो जाएगा कितना, Q इंटू कितना होगा, Q बाई C1। V1 बराबर Q बाई C1, पहले प्लेट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस लिख दिए हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके क्रॉस V2, इसके क्रॉस V3, इसके क्रॉस V4, इसके क्रॉस Vn। तो V1 कितना होगा, तो आप लोग बोलिएगा V1 होगा सर Q बाई C1। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे V2 कितना होगा, तो होगा Q बाई C2, V3 कितना होगा, तो होगा Q बाई C3, और ऐसे करते 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 Vn कितना होगा, तो Q बाई Cn। ये V1 V2 V3 सब क्या है, V1 है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर, V2 है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकेंड कैपेसिटर, V3 है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थर्ड कैपेसिटर, और करते करते Vn जो है हमारा वो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस nth कैपेसिटर। तो अगर हम आपसे पूछे कि V1 रेशियो V2 रेशियो V3 करते 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 Vn बताइए, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3, तो यहाँ पे Q सब कट जाएगा और आएगा मेरे पास 1 बाई C1 रेशियो 1 बाई C2 रेशियो 1 बाई C3 रेशियो करते 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 1 बाई Cn। इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल का बंटवारा होगा, माने पोटेंशियल का जो डिवीज़न होगा या पोटेंशियल का ड्रॉप होगा कैपेसिटर के अंदर, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, इन कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस इज ड्रॉप, potential is
ड्रॉप इन सीरीज कॉम्बिनेशन बाई इनवर्सली proportional to their capacitance, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम, और जिसका कैपेसिटेंस कम ऑफ कोर्स उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि उल्टा आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है ना। अच्छा, 2 ठो कैपेसिटर हुआ तो, अगर 2 ठो कैपेसिटर हुआ तो क्या लिखिएगा समझिएगा। जैसे 2 कैपेसिटर हुआ, लेट्स, इंपॉर्टेंट है ये 2 ठो कैपेसिटर है, और उसको अगर हम ऐसे, अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर दिए ऐसे, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज V2, इसका EMF E है, तो ऑफ कोर्स E V1 प्लस V2 के बराबर होने वाला है, हमको पता है। दिस E इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है, याद रखिएगा। तो बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए कि C1 अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो अगर हम आपसे पूछे कि बताइए कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है इसका, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर ये आ गया मेरे पास C1 C2, डिवाइड कीजिएगा तो आएगा C2 प्लस यहाँ पे C1, तो C इक्विवेलेंट आ गया मेरे पास C1 C2/C1 प्लस C2, ये आ गया मेरे पास। ये फार्मूला जो आपको याद करना है, याद कीजिए, ये फार्मूला जो है आप 2 ठो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगा रहता था तो वही इस तरह से याद करते थे पैरेलल में कि R1 R2/R1 प्लस R2, और यहाँ पे 2 ठो कैपेसिटर अगर सीरीज में लगल है तो वो है, मतलब उल्टा इसमें याद रखना है आपको। वहाँ पे पैरेलल वाला फार्मूला इसमें सीरीज में लगेगा और सीरीज वाला फार्मूला उसमें पैरेलल में लगेगा। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2/C1 प्लस C2 हो गया। ठीक है, ये आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये 2 ठो कैपेसिटर के लिए। तो अगर हम आपसे पूछें कि अगर इन दोनों की जगह पर अगर इकलौता कैपेसिटर से रिप्लेस करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C1 C2/C1 प्लस C2, और बैटरी जो है उसको अगर उसके अंदर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर इसको इकलौता कैपेसिटर से रिप्लेस करें ऐसे, दिस इज C इक्विवेलेंट। ठीक है, दिस इज C1 C2/C1 प्लस C2। तो ध्यान से देखिए कि बैटरी जो है वो जितना चार्ज यहाँ से निकाला है उतना चार्ज इक्विवेलेंट कैपेसिटर को मिला है, तो यहाँ पर इस पर प्लस Q और इस पर माइनस Q, EMF E है। तो यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि चार्ज निकालने के लिए, तो चार्ज का वैल्यू हो जाएगा कितना, C इंटू डेल्टा B या C इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा B। तो Q का वैल्यू हो जाएगा C इक्विवेलेंट कितना है, C1 C2/C1 प्लस C2 इंटू कितना, डेल्टा B किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा। ठीक है, ये आ गया, ये हो गया मेरे चार्ज, हर कैपेसिटर पे चार्ज आ गया, इस पे चार्ज आ गया प्लस Q, इस पे चार्ज आ गया माइनस Q, इस पे प्लस Q, इस पे माइनस Q। ठीक है, हर प्लेट पे। अब एक बात बताइए आप कि ये जो आप चार्ज लिखे हैं इन प्लेट्स पे, उसका वैल्यू आया C1 C2/C1 प्लस C2। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये V1 लिखिए आप, तो लिख देंगे V1 कितना होगा, आप बोलिएगा V1 होगा आपका Q/C1। Q कितना है, C1 C2 इंटू E/C1 प्लस C2 इंटू कितना C1 C1 कट गया, और अब मेरे पास आ गया C2 E/C1 प्लस C2। तो अगर इसके अंदर वोल्टेज आपको निकालना है तो कितना आ गया, C2E, इसका कैपेसिटेंस C2 इंटू E/C1 प्लस C2। ठीक है, और अगर इसको V2 निकालना है तो क्या लिखेंगे, C1E, इसका कैपेसिटेंस इंटू E/C1 प्लस C2। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है ना। अच्छा, एनर्जी स्टोर का बात करते हैं। तो एनर्जी स्टोर कितना होगा, तो पहले कैपेसिटर के अंदर होगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। तो डेल्टा U आ गया मेरे पास, एनर्जी स्टोर यहाँ पे निकाल रहे हैं, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। तो बताइए डेल्टा U1 आ गया इतना, टोटल एनर्जी डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1, V1 कितना है, आप लोग बोलिएगा पोटेंशियल डिफरेंस है C2E/C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 C2 इंटू V2 कितना है, तो आपका C1E है C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/2 C2 स्क्वायर E स्क्वायर C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 C2 इंटू C1 स्क्वायर E स्क्वायर C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर डेल्टा U बराबर आ गया 1/2। आप एक काम कीजिए, इसमें कॉमन ले लीजिए आप, C1 C2/C1 प्लस C2। ठीक है, उसका होल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो
तो यहाँ पर बचेगा C1 प्लस C2 बचेगा इंटू E स्क्वायर, यही बचेगा। अब ध्यान से देखिए कि अगर ए वाला इसके साथ एक कटेगा तो आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया 1/2 C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू E स्क्वायर, ये आ गया। और ध्यान से देखिए ए वाला जो टर्म लिखा हुआ है वो एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बराबर है, सही बोलिए, सही है ना, ई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बराबर है, दिस इज C इक्विवेलेंट, तो 1/2 C इक्विवेलेंट इंटू कितना E स्क्वायर। देखिए यही बात तो हम पहले से ही आपको बताते आ रहे हैं कि या तो आप हर कैपेसिटर के अंदर निकालिए एनर्जी, ठीक है, और उसको जोड़ दीजिएगा तो एग्जैक्टली सेम आएगा, जो एनर्जी स्टोर रहेगा वो इक्विवेलेंट कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप एनर्जी निकाल के जोड़िएगा इसके अंदर प्लस इसके अंदर, तो एग्जैक्टली इसके अंदर आप सिर्फ निकालिएगा तो आंसर सेम आएगा 1/2 C इक्विवेलेंट इंटू ई का स्क्वायर, और इसके अंदर 1/2 C1 इंटू V1 स्क्वायर, और इसके अंदर होगा 1/2 C2 इंटू V2 स्क्वायर। इसको आप जोड़िएगा तो आपका एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। तो आप अगर एनर्जी निकालना चाहते हैं तो कौन सा फार्मूला सबसे ज़्यादा प्रीफर करेंगे, तो आप सबसे ज़्यादा ई फार्मूला प्रीफर करेंगे। अगर 2 ठो है तो 2 ठो मान लेते हैं कि निकाल के जोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर 10 ठो कैपेसिटर लगा रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, ऐड करने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना। चलिए एक सवाल करते हैं, समझिएगा। सवाल है हमारा इस तरह से कि 3 ठो कैपेसिटर है हमारा ऐसे, और ऐसे एक बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी हमारा 20 वोल्ट का, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, ये बैटरी हमारा 44 वोल्ट का, 44 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है 44 वोल्ट्स। इसका कैपेसिटेंस जो है 2 माइक्रोफराड है, इसका 4 माइक्रोफराड और इसका 8 माइक्रोफराड, ठीक है, और इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है, बढ़िया है। t=0 पे इसको स्विच को ऑन किया जाता है, और जैसे जैसे करंट जो है सर्किट के अंदर आएगा तो चार्ज कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज होगा। इनिशियली सारा का सारा चार्ज कैपेसिटर जो है इनिशियली अनचार्ज था। सवाल है, पहला सवाल, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सेकेंड सवाल है, फाइंड चार्ज प्रोवाइडेड बाय बैटरी कितना चार्ज प्रोवाइड किया। तीसरा सवाल, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एच कैपेसिटर्स। चौथा सवाल है हमारा, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एच कैपेसिटर्स, ठीक है, ये सवाल है हमारा। चलिए वीडियो को पॉज करके आराम से ट्राई कीजिए। चलिए बताते हैं, आराम से समझिएगा। पहला सवाल है कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तीनों कैसे लगे हुए हैं आप लोग बोलिएगा, पैरेलल में लगा हुआ है। पैरेलल में सी इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला भाई आप बताएं सर, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1। व्हाट इज C1? C1 इज 2 माइक्रोफराड प्लस 1/C2, C2 इज 4 माइक्रोफराड प्लस 1/C3 इज 6 माइक्रोफराड। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 4 6 नहीं है 8 है, सॉरी। तो 2 4 और 8 कैल्शियम कितना होगा, ऑफकोर्स कितना होगा, 24 होगा। 2 से 6 बार में, 4 से 6 बार में, प्लस एक बार में, 2 से 12 बार में, सॉरी, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर आप वोल्टेज को थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा, आंसर थोड़ा पॉइंट में आ जाएगा। थोड़ा हम बढ़िया से समझाना चाहते हैं, ऐसे कोई बड़ा चीज़ नहीं है सॉल्व करना, लेकिन थोड़ा बढ़िया वैल्यू रहेगा तो अच्छा रहेगा। 48 वोल्ट्स कर दीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए यहाँ पे कि अब अगर ये कितना हो गया, 1/C इक्विवेलेंट, 1/C इक्विवेलेंट 12 6 18 और 3 21, 21 बाई कितना 24। तो C इक्विवेलेंट आ गया मेरे पास 24/21 फैराड, माइक्रो फैराड, ठीक है।
तो अगर आप इस तीनों कैपेसिटर को हटाकर अगर एक इकलौता कैपेसिटर से रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप कितना से रिप्लेस कीजिएगा? ऑफकोर्स ये बैटरी हमारा ऐसे कितना है 48 वोल्ट्स का, और कितना से रिप्लेस कीजिए था? तो आपको 24 माइक्रोफैराड बाई 21, ठीक है ना, माइक्रोफैराड। या इसको 8/7 से भी रिप्लेस कर दीजिएगा। दिस इज द सी इक्विवेलेंट। अब बात है यहाँ पे कि दूसरा सवाल है कि फाइंड चार्ज प्रोवाइडेड बाय बैटरी। बैटरी कितना चार्ज प्रोवाइड किया बता देंगे। शुरुआत में कैपेसिटर अनचार्ज था t = 0 पे, तो शुरुआत में टोटल चार्ज कितना रखेंगे? 0। लेकिन फाइनली जो है कैपेसिटर पे चार्ज आ गया। फाइनली जो है कैपेसिटर बिल्कुल पूरी तरह क्या हो जाएगा? t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे चार्ज हो जाएगा। तो बिल्कुल चार्ज हो जाएगा, मतलब अगर हम देखा जाए तो t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तो इस पर कुछ चार्ज आएगा प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, क्योंकि पूरी तरह चार्ज हो जाएगा। इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू। सीरीज में सभी कैपेसिटर के अक्रॉस चार्जेस जो है सेम होता है। तो बताइए यहाँ पर कि अगर हम बात करते हैं Q1 का, Q1 कैसे निकालिए, Q कैसे निकालिएगा? तो आपको तो बता ही दिए थे Q निकालने का फॉर्मूला। Q निकालने का फॉर्मूला था C इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा बी। Q बराबर C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट है हमारा 24/21 इंटू डेल्टा बी। डेल्टा बी कितना है आपका? 48 है, ठीक है। तो यहाँ से 7 3 जा 21 और ये कितना हो जाएगा? 16। तो आगे 24 इंटू 16 बाई कितना? 7 माइक्रोकूलम। वैल्यू जो है थोड़ा अलग दे दिए, इसको 42 ही रहना चाहिए था, इसको 42 कीजिए, सॉरी 42 कर दीजिए इसको 42। कोई बड़ा बात नहीं है ऐसे, लेकिन हम थोड़ा बढ़िया से सॉल्व करना चाहते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको 42 कर दीजिए, यहाँ पे 42 कट जाने वाला रहेगा। ये जो है 2 बार में कट जाएगा और आपका चार्ज आ जाएगा हर प्लेट पे कितना? इस तरह से 24/21 इंटू 42 2 बार में, तो 48 माइक्रोकूलम। तो हर प्लेट पे जो चार्ज आ गया 48 माइक्रोकूलम आ गया फाइनली t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, ठीक है। हर प्लेट पे चार्ज, एक पे प्लस पे एक पे माइनस पे। अगला सवाल है कि इतना बैटरी जो है चार्ज प्रोवाइड किया कैसे? क्योंकि शुरुआत में तो चार्ज 0 था, शुरुआत में चार्ज 0 था, 0 से कितना हो गया? Q। तो बैटरी ये जो Q आया है कौन दिया है? ऑफकोर्स ये बैटरी दिया है। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर्स। तो बता देंगे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। दूसरा सवाल, तो तीसरा सवाल है पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, अगर आपको V1 निकालना है तो आप लिखिएगा Q/C1। Q कितना है? 48 माइक्रोकूलम अपॉन C1। C1 कितना है आपका? C1 है 2 माइक्रोफैराड। ऑफकोर्स 2 माइक्रोफैराड, माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो गया, 2 से 24 बार में। कूलम पर वोल्ट क्या, कूलम पर फैराड होता है वोल्ट्स, तो 24 वोल्ट्स। तो पहले रजिस्टर के जो अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 24 वोल्ट्स होगा। उसी तरह V2 रजिस्टर बोल रहे हैं, सॉरी कैपेसिटर, Q/C2। Q कितना है? आप लोग बोलिएगा 48 माइक्रोकूलम, सभी प्लेट पे चार्ज सेम रहता है, बाई C2। C2 कितना है हमारा? 4 माइक्रोफैराड। 4 से 12 बार में, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, कितना आ गया? 12। कूलम पर फैराड होता है वोल्ट्स, तो 12 वोल्ट्स, ठीक है। उसी तरह V3 निकालिए, Q/ होगा C3। चार्ज कितना है? चार्ज है 48 माइक्रोकूलम अपॉन C3 कितना है? C3 है हमारा 8 माइक्रोफैराड। 8 से 6 बार में, माइक्रो से माइक्रो कट गया, कितना आ गया? 6 वोल्ट्स, ठीक है। ऐसे टोटल जोड़िए आप, 24 और 12 36, 36 और 6 42, ठीक है 42। तो आना भी चाहिए 42, क्योंकि ए वाला जो पोटेंशियल है उसी में तो क्या हो गया है, वो डिवाइड हो गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा था, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा था, देखिए C3 जो है उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा थी, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है 6 वोल्ट्स आया। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आया? कितना आया? ये 12 वोल्ट्स आया। और इसके अक्रॉस आया हमारा 24 वोल्ट्स, 24, इसके अक्रॉस 24 वोल्ट्स, 24 वोल्ट। ऐसा इसलिए आया क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस जो है कम थी। आपको पढ़ा चुके हैं, जिसका कैपेसिटेंस कम होता है और सीरीज में अगर कैपेसिटर लगे रहते हैं तो उनको ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, ठीक है। तो इसको 24 वोल्ट्स, इसकी कैपेसिटेंस थोड़ा ज़्यादा थी तो इसको थोड़ा कम मिला, और इसको और कम मिला क्योंकि सबसे ज़्यादा कैपेसिटेंस था, ठीक है। चलिए चौथा सवाल है हमारा कि सारे कैपेसिटर के अंदर जो है पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर है ये बताओ। आप लोग बोलिए बता देंगे सर, बहुत हल्का है। क्या होता है फॉर्मूला? U1 बराबर 1/2 C1 इंटू V1²। 1/2 C1 है 2 माइक्रोफैराड इंटू
V1 कितना है, आप लोग बोलिएगा V1 है सर आपका कितना है 24 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया और आपका आ गया 576 माइक्रोजूल, ठीक है माइक्रोजूल। उसी तरह U2 निकालिए तो 1/2 C2 इंटू V2 स्क्वायर, तो 1/2 C2 कितना है, तो आप लोग बोलिएगा 6 माइक्रोफैराड है, 4 है सॉरी 4 माइक्रोफैराड इंटू 24 का स्क्वायर। पोटेंशियल डिफरेंस 24 नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है कितना 12 का स्क्वायर, 2 से 2 बार में, और कितना आ गया 12 का स्क्वायर 144, तो 2 गुने 144 आप लोग गुना कीजिएगा, 4 दूना 8 288 माइक्रोजूल, ठीक है। उसी तरह अगर आप U3 निकालिएगा तो 1/2 C3 इंटू V3 का स्क्वायर, तो 1/2 एक्चुअल में चेंज निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है ना, सभी कैपेसिटर के अंदर शुरुआत में 0 था, फाइनली ये आ गया। और 1/2 C3 कितना है आपका, C3 8 माइक्रोफैराड इंटू 6 का स्क्वायर, 2 से 4 बार में, और 6 को 36 4 जा 144 माइक्रोजूल, ठीक है। ये जो है एनर्जी स्टोर है किसके अंदर, सभी कैपेसिटर के अंदर। टोटल कितना एनर्जी स्टोर है, अगर टोटल कितना एनर्जी स्टोर है निकालना है तो आपको सारे कैपेसिटर के अंदर एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए 576 प्लस 288 प्लस 144 माइक्रोजूल, तो यहाँ से आप 144 कॉमन लीजिए, यहाँ पे बचेगा 4 प्लस यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 पर यहाँ पे 3, ठीक है ना, यहाँ पे 4 3 7 144 इंटू 8 गुना कीजिए, 8 4 जा 28 सॉरी 8 4 जा 32 कि 2 कैरी 3 5 152 माइक्रोजूल, ये आ गया। या इसी चीज़ को तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि पूरा एनर्जी निकालना है तो डेल्टा U बराबर 1/2 C इक्विवेलेंट टू डेल्टा B का स्क्वायर, ये भी जो है सेम एनर्जी आता है, क्योंकि तीनों के अंदर निकाल के जोड़िए, या एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो निकाले हैं उसके अंदर एनर्जी जो है वो निकाल लीजिए, एग्जैक्टली सेम आएगा। तो 1/2 C इक्विवेलेंट कितना था, तो आप लोग बोलिएगा कितना था, C इक्विवेलेंट था आपका 24/21 को थोड़ा सा हम 8/7 लिख रहे हैं, ठीक है, इंटू डेल्टा B कितना है, ऑफकोर्स उसको कितना मिला था 42 का स्क्वायर, तो 2 से 4 बार में, तो 4/7 इंटू 42 इंटू 42, 7 से 6 बार में, तो हो जाएगा 24 इंटू 42, ठीक है। ठीक है, 4 दूना 8, अच्छा कहीं पे गलती कर दी है क्या, यहाँ पे अच्छा यहाँ पर गलती की है, ये टोटल एनर्जी निकालने में गलती की है, जोड़ने में। 8 4 12 6 18 की 8 हाथ में 1 4 1 5 8 13 7 20 की 0 2 1 3 2 5 2 5 10 1008 जूल आएगा सर, 4 ठीक है 1008 जूल। इसको भी सॉल्व कीजिए तो ये कितना आएगा, तो 24 इंटू 42 48, ये कितना आएगा 96 8 1008, ठीक है ये सही है, इतना माइक्रोजूल आ गया आंसर हमारा। चलिए आगे चलते हैं, एक सवाल करते हैं। सवाल है हमारा इस तरह का कि यहाँ पर एक इस तरह का बैटरी है और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसका कैपेसिटेंस जो है 2C दिया हुआ है, और एक और कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पर ऐसे हमारा सिचुएशन है, प्लेट के बीच का सेपरेशन जो है सवाल में दिया हुआ है D। प्लेट के बीच का सेपरेशन नहीं भी देंगे तो चलेगा। एक बीचों बीच जो है एक इलेक्ट्रॉन है और मास m है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इक्विलिब्रियम में,
किस में है, इक्विलिब्रियम में। तो ये जो इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी के कुछ स्पेसिफिक वोल्टेज के लिए होगा, कोई ऐसा वोल्टेज होगा जिसके लिए इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। उसके लिए एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस कैपेसिटर के अंदर, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो है उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बैलेंस करके रखेगा। ये वर्टिकल में सारा का सारा अरेंजमेंट पड़ रहा है, ठीक है, और ग्रेविटी नीचे की तरफ है जी। सवाल है कि आपको बताना है कि इस भी का वैल्यू कितना होना चाहिए, ठीक है ना। ये भी का वैल्यू कितना होना चाहिए, प्लेट का एरिया दिया है और बीच में एयर भरा हुआ है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इस भी का वैल्यू कितना होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी कितना होना चाहिए, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। तो सवाल है कि पूरा का पूरा कहानी T10 इन्फिनिटी पे है, ठीक है ना। कैपेसिटर बिल्कुल पूरी तरह चार्ज हो गया है। स्टडी स्टेट पे बात करते हैं। तो सवाल है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी so that the electron remain at equilibrium, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है इक्विलिब्रियम में रहे उसके लिए इस पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए, ये हमारा सवाल है। तो चलिए वीडियो को पॉज करके आराम से ट्राई कीजिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनेगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। समझिएगा पहले कि यहाँ पर अगर हम इस प्लेट को थोड़ा सा टॉप व्यू करके दिखाएं यहाँ पर, तो इस प्लेट पे जो चार्ज आएगा, इस सीरीज में लगा हुआ है दोनों पे, तो इस पे चार्ज आएगा प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू। तो इस प्लेट पे चार्ज है प्लस क्यू और इस प्लेट पे चार्ज है माइनस क्यू। आपको पहले से ही पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा समथिंग लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, और इसका वैल्यू भी आप पहले से ही जानते हैं कितना होता है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। बढ़िया है। अब एक बात बताइए आप कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg की तरह लग रहा है नीचे। अगर इस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो फोर्स कितना लगना चाहिए, ऊपर, वो भी कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स लगता है, और उसका वैल्यू होगा E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है क्यू बाई कितना, ए एप्सिलॉन नॉट। अब बात है कि इस प्लेट पे चार्ज कितना होगा, ये हमको निकालना सबसे बड़ा मुश्किल। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्विलिब्रियम में है, दिस इज इन इक्विलिब्रियम, इस प्लेट के बीच में। इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स हो। तो ऊपर का फोर्स कितना है, तो आप लोग बोलिएगा ऊपर का फोर्स है सर ए इंटू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट बराबर नीचे का फोर्स कितना है, mg। तो यहाँ से आपका q का वैल्यू आ गया mg इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाई कितना, e। ये आ गया मेरे पास। अब ध्यान से देखिए कि अगर हम आपसे पूछें कि बताइए Q का वैल्यू कितना है, आपसे Q थोड़ी ना पूछे थे हम आपसे तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछे थे कि P कितना होना चाहिए। तो उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा Q। कैसे निकालेंगे, आराम से निकालेंगे, कोई बड़ा बात नहीं है। Q निकालने के लिए आपको सबसे पहले C इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो C इक्विवेलेंट कितना होगा, तो C इंटू 2C, दो तो कैपेसिटर है वो भी सीरीज में लगा हुआ है, बाई C प्लस 2C। तो ऊपर हो जाएगा 2C स्क्वायर बाई 3C, कट जाएगा, वो कितना आ गया 2C बाई 3। तो अगर आप Q निकालना चाहते हैं तो क्या होता है, C इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा B। तो Q बराबर C इक्विवेलेंट आ गया मेरे पास 2C बाई 3 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना दिया है बाबू, V दिया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कितना, V। तो Q की जगह पे आप लिखिएगा यहाँ पर 2CB बाई 3 बराबर mg ए एप्सिलॉन नॉट बाई कितना, E। तो यहाँ से V का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो V का वैल्यू हो जाएगा 3mg ए एप्सिलॉन नॉट बाई 2EC, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के क्रॉस इतना होगा, कितना, 3mg ए एप्सिलॉन नॉट बाई 2EC, तो अगेन ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ऑफकोर्स किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसी की तरह जो है एक और सवाल कराते हैं, समझिएगा। सवाल है हमारा कि यहाँ पर एक इस तरह का, उसी तरह का प्लेट है, दो तो सीरीज में लगा हुआ है। एक प्लेट ऐसे है और एक प्लेट ऐसे है, ये दो तो प्लेट है, ठीक है, ऐसे।
प्लेट का एरिया ए दिया हुआ है, प्लेट का एरिया ए दिया हुआ है, इसके बीच का सेपरेशन सवाल में दिया हुआ है 2D और इसके बीच के सेपरेशन कितना दिया है सवाल में, D दिया है। ठीक है, यहाँ पर एक बैटरी है इस तरह का, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है यहाँ पर ऐसे। अब होता क्या है कि इसका लेंथ जो है सवाल में प्लेट का वो L दिया है, इस वाले प्लेट का लेंथ जो है सवाल में कितना दिया है, L। होता क्या है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E दिया है, मास M दिया है, एक चार्ज पार्टिकल है ऐसे, चार्ज पार्टिकल है ऐसे। और यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो चार्ज पार्टिकल है, ये जो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सॉलिड प्लेट से सटा हुआ है, थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट है, इसको एक सामने की तरफ वेलोसिटी दिया है u। इस u का कम से कम वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि जो इलेक्ट्रॉन है वो जस्ट प्लेट को क्रॉस कर जाए विदाउट स्ट्राइकिंग द प्लेट्स। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को हम कम से कम कितना वेलोसिटी दे, सवाल है फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी given to electron so that electron just escape from the electric field between capacitors, between plates of capacitors without striking with plates। बिना प्लेट के साथ टकराए हुए जो है इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसके लिए कम से कम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, इस u का वैल्यू बताइए हमको। ठीक है, ये सवाल है हमारा, सब बताएंगे, आराम से समझिएगा, कोई बड़ा सवाल नहीं है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लेट के साथ टकराएगा ही क्यों, ये पहले हम आपको समझाते हैं। तो देखिए, पहले अगर हम आपको इसके बारे में जानना है तो सबसे पहले अब इतना दूर का हम टॉप व्यू करके आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, कि इस प्लेट पे चार्ज आएगा +q, इस प्लेट पे चार्ज आएगा -q, आपको पता है। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसको u वेलोसिटी दिया गया और इसके बीच का सेपरेशन कितना है सवाल में दिया हुआ है, d। अब एक बात बताइए आप कि जैसे ही u वेलोसिटी आप दीजिएगा ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, आप बोलिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड है हायर से लोअर, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे नीचे, उसका वैल्यू है कितना, q/A∈0। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है और इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर रहेगा, वेलोसिटी है सामने की तरफ x में, इधर वाला को आप x बोलिए और ऊपर वाला को y बोलिए। तो वेलोसिटी है सारा का सारा x में और फोर्स लग रहा है ऊपर, कौन सा फोर्स, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक चीज़ और है यहाँ पे कि ग्रेविटी नहीं दिया है, यहाँ पे नो ग्रेविटी, ग्रेविटी नहीं कंसिडर करना है। तो इस पर तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा नहीं, और ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा इसका मतलब है कि ऊपर की तरफ F जो है वही सिर्फ एक फोर्स होगा और उसका वैल्यू होगा E/E। तो ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन आएगा, ऊपर की तरफ AY, दिस इज द एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, इतना कितना होगा, तो E/m। ठीक है ना, E/m। ये एक्सेलरेशन भी आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है तो कितना है, E का वैल्यू कितना है, E का वैल्यू है q/A∈0 इंटू पहले से m है। तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, मतलब फोर्स ऊपर की तरफ और वेलोसिटी सामने की तरफ है। बताइए फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल कितना डिग्री है, ऑफ कोर्स 90 डिग्री है, ना 0 डिग्री है ना 180 डिग्री है। तो पाथ जो है इस इलेक्ट्रॉन का पैराबोलिक होगा, कैसा होगा, पैराबोलिक। तो इलेक्ट्रॉन का पाथ विल बी समथिंग लाइक दिस, कि इस तरह का पैराबोलिक होगा ऐसे, और जाके प्लेट के साथ टकरा जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल रेंज बढ़ा दे, अगर हॉरिजॉन्टल रेंज बढ़ा दे तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है, आप पहले से ही जानते हैं, रेंज का फॉर्मूला है ux/t। ठीक है, अब जैसे जैसे हम x एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी बढ़ाएंगे ऑफ कोर्स रेंज बढ़ेगा, रेंज बढ़ेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन जाके कभी यहाँ टकराएगा, कभी यहाँ टकराएगा, कभी यहाँ टकराएगा। और अगर जस्ट इसको निकालना है तो इसका मतलब है कि एक ऐसा वेलोसिटी होना चाहिए जिसके लिए रेंज जो है वो हॉरिजॉन्टल रेंज वो L से बड़ा हो। ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो जस्ट L से बड़ा हो या बराबर हो, जस्ट टकराने से पहले। ठीक है ना, टकराएगा। अगर यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रेंज है इस इलेक्ट्रॉन का x में, वो क्या होना चाहिए, बड़ा या बराबर होना चाहिए किससे, L से। अगर छोटा हुआ तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन टकरा जाएगा। तो उसके लिए एक सर्टेन वेलोसिटी होगा, और वो वेलोसिटी हमारे पास पूछ रहा है कितना होगा, मिनिमम वेलोसिटी बताइए। ठीक है,
तो बताइए यहाँ पर कि अगर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके टकराना चाहता है तो सबसे पहले एक बात बताइए कि कब जो है ये प्लेट को क्रॉस करेगा, ये हमको निकालना पड़ेगा। कब ये जो है प्लेट को क्रॉस करेगा उसके लिए हमको टाइम पता करना चाहिए कि ये जो आर है वो कितना है, यू एक्स इंटू टी के बराबर, वो ग्रेटर देन इक्वल टू एल। सर आप यू एक्स इंटू टी क्यों दिए, एक्सेलरेशन ये सब क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि अगर हम एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखें along x एक्सिस, along x एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिख रहे हैं तो एक्सेलरेशन तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जीरो है, सारा का सारा वर्टिकल में एक्सेलरेशन है, तो इसलिए हम डायरेक्टली डेल्टा एक्स इक्वल टू हम लिखते हैं यू एक्स इंटू टी। अब बात है कि डेल्टा एक्स यू एक्स इंटू टी है, टी तो हमको पता है, लेकिन टी कैसे निकाले, हाउ टू फाइंड टी, टी कैसे निकाले? तो सर टी निकालने के लिए हम वाई एक्सिस में चलेंगे, एलॉन्ग वाई एक्सिस, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को एक्स एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ेगा दिस इज एल, और जो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ेगा दिस इज डी, एग्जैक्टली क्या होगा, सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, एलॉन्ग वाई एक्सिस चलेंगे। तो एलॉन्ग वाई एक्सिस चलेंगे तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट बताइए डेल्टा वाई बराबर इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस इंटू टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस इंटू टी का स्क्वायर। आप लोग बोलिएगा डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस डी, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस। शुरुआत में कोई वेलोसिटी जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, सारा का सारा वेलोसिटी की तरह एक्स में है, तो जीरो लिखेंगे इंटू टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ कितना, ई इंटू क्यू बाई ए एफ अलॉन्ग इंटू कितना टी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि टी का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, टी का वैल्यू आ गया 2a इंटू डी बाई कितना ई क्यू का रूट, ये आ गया मेरे पास। ये वो टाइम आ गया जब इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस प्लेट को क्रॉस करेगा। इस टाइम को वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रख देंगे और टाइम का वैल्यू उठा के रख देंगे तो ऑफकोर्स यहाँ पे यू आ जाएगा। तो यू का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एल बाई टी, तो यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एल बाई टी अंडर रूट टी कितना है, तो टी है हमारा ए एफ नॉट, तो बाई टी करेंगे तो उल्टा करना पड़ेगा 1/t को, तो ई इंटू क्यू कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, इसमें ई इंटू क्यू चल जाएगा ऊपर और 2a इंटू टी आ जाएगा नीचे। अब बारी है क्यू निकालने का कि क्यू का वैल्यू कितना है। अब क्यू तो पता नहीं है क्यू कितना है, तो क्यू निकालने के लिए भी पीछे तुरंत बताए थे क्यू कैसे निकालते हैं। क्यू निकालने के पहले आपको सी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, तो सी इक्विवेलेंट कितना होगा, तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2। एक बात बताइए कि अगर इसका आप कैपेसिटेंस लिखेंगे तो C1 तो आप लिखिएगा एफ नॉट ए बाई सेपरेशन कितना है 2D, मैंने इसका आप लिखिएगा कितना एफ नॉट ए बाई डी है। उसी तरह इसका आप कैपेसिटेंस लिखिएगा तो एफ नॉट ए बाई डी लिखिएगा C2। इसको आप C2 लिख रहे हैं, इसको C लिख रहे हैं, तो इसको कितना लिखिएगा आप C/2, C/2 C का रिजल्टेंट निकालिए तो C/2 इंटू सी रिजल्टेंट बोल रहे हैं, सॉरी इक्विवेलेंट निकालिए, तो C/2 प्लस C, तो C²/2 बाई कितना हो जाएगा 3C/2, 2 से 2 कट गया, C से C कट गया, और कितना आ गया C/3। ये आ गया हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/3। तो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा बी, तो Q बराबर C इक्विवेलेंट C/3 इंटू डेल्टा बी कितना है V है, तो Q बराबर हो गया C इक्विवेलेंट C/3 मैंने एफ नॉट ए बाई 3D इंटू कितना आ गया B। ये चार्ज आ गया मेरे पास, ये चार्ज उठाकर हम यहाँ पे रख देंगे तो ऑफकोर्स ये जो U का वैल्यू है, U का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा L इंटू अंडर रूट E इंटू Q। Q कितना है, Q है हमारा एप्सिलॉन नॉट A V बाई 3D, एप्सिलॉन नॉट A इंटू V बाई 3D बाई 3D इंटू 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू D। बताइए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल हो गया और U का वैल्यू आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू L अंडर रूट E इंटू V बाई कितना हो गया 3 2 जा 6 D स्क्वायर। ठीक है, D को बाहर भी निकाल सकते हैं आप, और कुछ है यहाँ पे E इंटू क्यू, तो यहाँ पर आप U का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू L बाई डी अंडर रूट ई वी बाई कितना लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। और M क्या हुआ, M लग रहा है कि छूट रहा है कहीं पे, M यहाँ पे ही छूट रहा था एक्सेलरेशन की जगह पे लिखने में, यहाँ पे M छूट रहा था। छूट रहा था ऐसे,
एम, तो ई भी एम है। तो ये आ गया मेरे पास यू का वैल्यू। यू का वैल्यू मिनिमम पूछ रहा है, तो यू का वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा मेरे पास √L/D √EVM बाई कितना 6। क्लियर हो गया ऐसे। चलिए, ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हेडी लगाइए सेकेंड नंबर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। चलिए ये निकालिए। सबसे पहले समझिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। जितने भी कैपेसिटर्स रहेंगे उस सारे के सारे वो इस तरह से जुड़े हुए रहेंगे, क्योंकि इस तरह से जुड़े रहेंगे कि सारे कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या रहेगा, सेम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स हैविंग सेम, विल हैव सेम, लिख लीजिए विल हैव सेम। ठीक है, सभी कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या होगा, सेम होगा। चार्ज क्या रहेगा, तो ऑफ कोर्स चार्ज होगा Q विल डिफरेंट होगा। ठीक है, Q विल बी डिफरेंट। तीसरा पॉइंट ए है कि अगर सारे के सारे अगर कैपेसिटर जो हैं अगर पैरेलल में लगे रहते हैं तो सभी के क्रॉस जो चार्ज होगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, इस चीज़ को समझाने के लिए जो है अगर एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं, देखिएगा कैसे रहेगा कैपेसिटर होगा वो। कि इस तरह से कैपेसिटर है, मान लेते हैं कैपेसिटर है ऐसे, एक और कैपेसिटर है ऐसे। ठीक है, एक और कैपेसिटर है ऐसे। तीनों कैपेसिटर को ध्यान से देखिए, उसको जो है एक बैटरी से जोड़ा गया जिसका ईएमएफ जो है बैटरी का वो ई है। ठीक है, बैटरी ईएमएफ ई है। अब बैटरी का ईएमएफ ई है, अब समझिए t = 0 पे हम कनेक्ट किया इसको। t = 0 पे जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो करंट ऐसे फ्लो होगा। इसका कैपेसिटेंस जो है सवाल में दिया हुआ है C1, C2 और C3। टाइम बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और करंट का वैल्यू घटते 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 एक ऐसा समय आएगा जब 0 हो जाएगा और कैपेसिटर बिल्कुल पूरी तरह क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। और कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटर के क्रॉस कितना हो जाएगा, फाइनली ई के बराबर। अगर ई तो ए वाला ई, तो अगेन ए वाला भी कितना होगा, ए वाला ई होगा, अगेन ए वाला भी ई होगा, और फाइनली ए वाला भी कितना होगा, ई होगा। अगर इसको हम 0 बोले तो ए वाला भी 0 होगा, और ए वाला भी 0 होगा, और ए वाला भी कितना होगा, 0। तो आपको दिख गया होगा कि हर एक कैपेसिटर जो है वो t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे हर एक कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना के बराबर है, ई के, इसके क्रॉस भी ई के, इसके क्रॉस भी ई के। लेकिन चार्ज सेम नहीं होगा, चार्ज अलग अलग अमाउंट में जाएगा, क्योंकि करंट अलग अलग अमाउंट में जा रहा था शुरुआत में। इसमें करंट जा रहा था I1, इसमें I2, इसमें I3। करंट अगर अलग अलग जा रहा था तो ऑफकोर्स चार्जेज जो है इस पर अलग तरीके से जमेंगे। तो इस पर चार्ज आएगा, अगर मान लीजिए +Q1, तो अगर इस पर +Q1 आया है तो इस पर जरूर -Q1 आना चाहिए। जितना चार्ज यहाँ से जाएगा उतना ही निकल जाएगा। इस पर +Q2 है तो इस पर कितना आएगा, -Q2। जितना चार्ज यहाँ से आया है उतना ही चार्ज निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना करंट यहाँ पे आया होगा उतना ही निकल गया होगा। उसी तरह यहाँ पे जितना चार्ज Q3 आया होगा उतना ही यहाँ पर क्या होगा, निकल गया होगा। तो आपको दिख गया होगा कि सारे के सारे जो चार्जेज हैं उनके क्रॉस जो सारे के सारे जो कैपेसिटर्स हैं उनके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम है, जबकि चार्जेज जो है क्या है, अलग अलग है। ठीक है ना, चार्जेज जो है अलग अलग है। हम चाहते हैं कि ये जो इक्विवेलेंट है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, मतलब तीनों के जगह पे हटा के एकलौता कैपेसिटर से रिप्लेस करना। तो उसको कैसे रिप्लेस करेंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो थोड़ा सा हेडी लगाइएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए ये निकाल के दिखाते हैं आपको, समझिएगा। जैसे बहुत सारा कैपेसिटर है ऐसे, मान लीजिए कि लेट्स ए वाला कैपेसिटर है ऐसे, एक और कैपेसिटर है ऐसे, ठीक है, एक और कैपेसिटर है ऐसे, बहुत सारा कैपेसिटर है, ठीक है ना, बहुत सारा। हम क्या किए कि इसको एक बैटरी से कनेक्ट किए, इसका ईएमएफ जो है ई है,
जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो करंट जो है जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के क्रॉस बढ़ेगा और बढ़ते फाइनली जो है कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ई और इसका जीरो, ये वाला ई, इसका जीरो, इसका ई और इसका जीरो, क्योंकि ई वाला को हम ई बोल रहे हैं, इसको पोटेंशियल डिफरेंस जीरो बोल रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे अब ध्यान से देखिए, इसका कैपेसिटेंस जो है सवाल में दिया हुआ है C1, इसका C2, इसका C3। इस पे प्लेट पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, इस पे चार्ज है Q3 प्लस में, इस पे माइनस Q1, इस पे माइनस Q2, इस पे माइनस Q3। इस पे आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं कि शुरुआत में जो है कैपेसिटर अनचार्ज था सारा का सारा, तो चार्ज प्लेट पे जीरो था, लेकिन अब चार्ज जो है वो Q1 आ गया, इस पे Q2 आ गया, इस पे Q3 आ गया। तो एक्चुअल में इन प्लेट्स पे जो चार्ज है दिया कौन है, तो ऑफकोर्स बैटरी दिया है। तो बैटरी मान लेते हैं चार्ज जो है बैटरी Q निकाला है अपने अंदर से, तो दिस Q कैन बी रिटन एज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। टोटल चार्ज कितना दिया बैटरी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इतना चार्ज दिया, ठीक है ना। ऐसे इतना बैटरी चार्ज दिया। अगर हम बात करते हैं Q इज इक्वल टू Q1 का, तो Q1 कितना लिखेगा, Q1 लिखेगा आप C1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, कितना पोटेंशियल डिफरेंस, Q बराबर आप पढ़े होंगे, Q बराबर आप पढ़े होंगे, Q बराबर C इंटू डेल्टा बी, C इंटू डेल्टा बी पढ़े होंगे। तो यहाँ पर Q जो है यहाँ पे Q1 के बराबर है, पोटेंशियल कैपेसिटेंस C1 है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना के बराबर है, E के। Q2 को आप लिखिएगा कितना, C2 इंटू ई, और Q3 को लिखिएगा C3 इंटू ई। ऐसे ये आ गया मेरे पास। अब एक बात बताइए कि Q बराबर आ गया मेरे पास, E कॉमन लेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आ गया। इसको इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। अब आपको हम क्या बोले थे कि अगर तीनों कैपेसिटर को हटाकर एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस किया जाए, जिसको हम नाम देते थे इक्विवेलेंट कैपेसिटर, और उसका जो कैपेसिटेंस होता था उसका नाम देते थे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो अगर हम उस तीनों की जगह पर एक इकलौता कैपेसिटर से रिप्लेस करें जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C इक्विवेलेंट, और पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारा E, और एक बार बैटरी है, इसका EMF E दिया है, t इक्वल टू 0 पर स्विच ऑन किए थे, t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे ही कहानी है। ऐसे इस पे चार्ज कितना होगा, तो बताइए यहाँ पर कि इस पे चार्ज कितना होगा, Q। आप लोग बोलिएगा बहुत आसान, इस प्लेट पे चार्ज होगा प्लस Q, इस प्लेट पे चार्ज होगा माइनस Q। टोटल मिला के जो बैटरी चार्ज दिया है Q, उसको मिलेगा किसको, इस कैपेसिटर को, ठीक है। और इससे बैटरी से चार्ज निकलेगा Q। ऐसे तो ध्यान से देखिए कि इस पे प्लस Q है, इस पे माइनस Q है, तो इस पे प्लस Q आया, इस पे माइनस Q आया, तो ये बैटरी जो है चार्ज कितना दिया है टोटल, Q। बैटरी टोटल चार्ज Q दिया है। अब बताइए यहाँ पर कि इसकी जगह पर अगर हम लिखना चाहें Q बराबर, तो C इक्विवेलेंट इंटू क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा, इसका इसका EMF को E लिखेंगे क्योंकि बैटरी E है, और इसका पोटेंशियल जीरो लिखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस जीरो, E आ गया, E भी E हो जाएगा, E वाला जीरो हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा E माइनस जीरो कितना, E। और आप जो है Q की जगह पे वो लिख दीजिए C इक्विवेलेंट इंटू E, तो यहाँ पे लिखेगा C इक्विवेलेंट इंटू E, तो बराबर हो जाएगा E इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। बताइए E और E कट जाएगा और आपको C इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया मेरे पास, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अगर बहुत सारे कैपेसिटर जो है अगर ऐसे पैरेलल में लगे रहते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर n ठो लगा रहा था तो फॉर n कैपेसिटर्स के लिए, तो n कैपेसिटर्स के लिए हम क्या करते हैं, C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, अप्लाई करते 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 Cn जोड़ देते, या सिग्मा Ci i इक्वल टू 1 to n, ठीक है ना। ऐसे i इक्वल टू 1 to n ऐसे जोड़ देते। तो ध्यान से देखिए सीरीज में जो फॉर्मूला आप वहाँ याद किए थे रेजिस्टेंस में, वो इसमें पैरेलल में आया और पैरेलल वाला जो है सीरीज में आया, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं।